बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन के चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करेंगे पैच क्लैंप मेथड से। इससे पहले का हम पढ़ चुके हुए हैं। पैच क्लैंप मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम चेक करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए एक प्रोटीन चैनल के थ्रू आयंस की स्पीड से पास करते हैं। ठीक है, अब हम ये चेक किस तरह से करते हैं उसको मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये प्रोसीजर समझाता हूँ। ये समझे, मेरे पास एक टिश्यू पेपर है और ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है। ठीक है, मैं इस स्ट्रॉ को यहाँ पे इस तरह रखता हूँ टिश्यू पेपर पे और इस एंड से मैं सक करता हूँ। ठीक है, सक करता हूँ तो जो स्ट्रॉ का ये वाला पोर्शन है यहाँ पे टिश्यू पेपर चिपक सा जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी ये पोर्शन है, ये इस तरह से। अब मैं इस एंड से सक कर रहा हूँ, ठीक, और ये वाला एंड टिश्यू पेपर पे, ये वाला खुला एंड टिश्यू पेपर पे लगा हुआ है। करते करते मैंने सक करते करते इस स्ट्रॉ को यूं खींच लिया तो टिश्यू पेपर का इतना सा पोर्शन जो स्ट्रॉ के अगले इस एंड पे लगा हुआ था वो इस स्ट्रॉ के साथ ही आ जाएगा, यानी यहाँ से टूट जाएगा और टिश्यू पेपर का एक पैच स्ट्रॉ पे लगा रह जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रॉ के इस एंड पे वो टिश्यू पेपर का पैच लगा हुआ होगा। समझ आ गई बात की? वेरी सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसी तरह से करते हैं। हम एक माइक्रो पिपेट यूज करते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे लगाते हैं। जिस तरह मैंने टिश्यू पेपर स्ट्रॉ लगाया था ना, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे लगाते हैं, सक करते हैं। टिश्यू, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक छोटा सा पैच जो है वो इस पे अटैच हो जाता है और फिर हम इसको खींच देते हैं तो वो पैच इधर लगा, ये देखें ये पिपेट है और ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन का एक पैच लगा रह गया। इतना छोटा मेम्ब्रेन का पैच लेते हैं कि उसमें एक ही चैनल प्रोटीन आए, बस इतना छोटा पैच भी हम ले लेते हैं। ठीक है, माइक्रो पिपेट भी सोचिए इतना इसका बारीक मुंह होता है कि मेम्ब्रेन का इतना सा पीस होता है कि उस पीस में एक ही चैनल प्रोटीन होती है। अब मैं आपको यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम, ये इस पिपेट को हमने स्पीकर में भिगो दिया है या डिप कर दिया है और पिपेट के अंदर की वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं, इर्द गिर्द सोल्यूशन की वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इस चीज को थोड़ा इलाज करके शो करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। कुछ इस तरह के डायग्राम आपने गाइड में देखिए। ये वो माइक्रो पिपेट है जो हमने बीकर में एक सोल्यूशन में डाल दिया, हम सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वाले पिपेट के पोर्शन को ना, सिर्फ ये छोटा सा जो पोर्शन है इसको मैंने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन का एक पैच लगा हुआ है जिसमें एक चैनल प्रोटीन मौजूद है। अब पिपेट के अंदर हमारी मर्जी का सोल्यूशन है, पिपेट के बाहर हमारी मर्जी का सोल्यूशन है। पिपेट के अंदर हमारी मर्जी की वोल्टेज है और हम मेजर भी कर सकते हैं वोल्टेज चेंजेस क्या आ रही हैं और बाहर भी हम मेजर कर सकते हैं। तो सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पिपेट के अंदर ढेर सारा सोडियम डाल दिया तो यहाँ पे ढेर सारा सोडियम आ गया। ठीक, अब मैं चेक करूंगा वोल्टेज चेंजेस। अगर तो ये चैनल सोडियम को गुजरने देता है तो आहिस्ता आहिस्ता सोडियम यहाँ से बाहर आता जाएगा, यानी कि पिपेट से बाहर सोल्यूशन में आता जाएगा। सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, अंदर पॉजिटिविटी कम होती चली जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। मैं टाइम भी नोट कर सकता हूँ कितनी देर में सोडियम ट्रेवल किया है। इस तरह मैं मुख्तलिफ आयंस डाल के मुख्तलिफ वोल्टेज अप्लाई करके बाहर और अंदर के सोल्यूशंस को मुख्तलिफ तरीकों से चेंज करके मैं चेक कर लूँगा कि इसके थ्रू कौन कौन से आयन गुजरते हैं, किस स्पीड से आयन गुजरते हैं, और जो चाहूँगा मैं चेक कर लूँगा। तो ये आपके पास पैच क्लैंप मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ। ठीक है, ये पैच क्लैंप मेथड में कवर कर लिया। हमारे पास नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेसिक मैकेनिज्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मैं पहले दे चुका हूँ पार्ट 1 की वीडियो में। अब थोड़ा सा डिटेल में वो बता रहे हैं कि कैरियर प्रोटीन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब बेसिकली देखिएगा, पहले यहाँ के गाइडलाइन के डायग्राम देख लें, उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक पार्टिकल एंटर हो रहा है, आप इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन देख लें इसकी, और फिर पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी कैरियर प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेंज होगी इसको पास करते करते। अब मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये एक गंदी मंदी सी लिपिड बाय लेयर है जिसके अंदर ये आपके पास कैरियर प्रोटीन है और ये वो पार्टिकल है जिसने यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है। होता क्या है, अच्छा मैं कैरियर प्रोटीन को ना अपने हाथ से शो कर रहा हूँ। ये आपके पास है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से पार्टिकल आता है, पार्टिकल आगे कैरियर प्रोटीन पे अटैच होता है। जब कैरियर प्रोटीन पे पार्टिकल अटैच होता है ना, कैरियर प्रोटीन अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज कर लेती है, ये इस तरह से होती है। अब चूंकि ये जो पार्टिकल था ये कैरियर प्रोटीन पे बड़ा लूजली बाउंड था, ये पार्टिकल यहाँ से निकलेगा और इस तरफ चला जाएगा। तो कैरियर प्रोटीन फिर इस तरह खुल जाएगी, यहाँ से कोई पार्टिकल आएगा, ये यूँ हो जाएगी और इस तरह से जाने देगी। तो ये इस तरह से अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज करती चली जाती है और पार्टिकल्स को एक साइड दूसरी साइड पे करती चली जाती है। ठीक है, तो ये अगर मैं अब आपको गाइडलाइन के डायग्राम दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आ रहा है, वो यहाँ पे बाइंड होता है। जब बाइंड होता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह चेंज होती है और पार्टिकल एंटर हो गया। तो ये आपने देखा कैसे पार्टिकल एंटर हुआ। अब इस मैकेनिज्म की वजह से वो यहाँ पे आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, सॉरी यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं। वो ये कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ता जाएगा सिंपल डिफ्यूजन तो बढ़ती जाती है, लेकिन
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक हद तक बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। जो मैक्सिमम लेवल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का उसको हम वी मैक्स कहते हैं। ये आप ग्राफ देखिएगा। सिंपल डिफ्यूजन तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन सब्सटेंस बढ़ा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक हद तक बढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही ना। ये जो चीज है ना, ये आपको व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास मेम्ब्रेन आ गई, ठीक। और अभी मैंने जो पार्टिकल्स ब्लैक वाले शो किए हैं ये लिपिड सॉल्युबल है। ये इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो थोड़ी थोड़ी सी डिफ्यूजन यहाँ पे होती चली जा रही है, ठीक। अब मिसाल के तौर पे इधर और कम हो गए और इस साइड पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, डिफ्यूजन बहुत तेज हो जाएगी जनाब, बहुत तेजी से पार्टिकल्स आना शुरू हो गए। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ता जाएगा डिफ्यूजन तेज होती जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो होगी सिंपल डिफ्यूजन। अब हम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू की तरफ। लो जी, इस तरह की सूरत हाल है। ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स है ना, ये सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास कर सकते हैं। इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, ये थोड़े थोड़े इसमें से गुजरते चले जा रहे हैं। गुड है, कोई इशू नहीं। हमने कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दिए, इस साइड पे और कंसंट्रेटेड कर दिए। अब क्या होगा, ज्यादा तेजी से पार्टिकल गुजरना शुरू हो जाएंगे, इस वाले से भी गुजरेंगे, इस वाले से भी गुजरेंगे और हर वक्त गुजरी जाएंगे। अगर ये कहते हैं ना मैं 1 सेकंड में एक पार्टिकल को भेजता हूँ तो हर सेकंड एक पार्टिकल जाना शुरू हो जाएगा। गुड हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी और बढ़ गया। लो जी, अब मैंने कंसंट्रेशन और बढ़ा दी। अब ये कहेंगे भाई हम 1 सेकंड में एक ले जा सकते थे, हम वो ऑलरेडी ले जा रहे हैं। अब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया लेकिन हम मजीद काम नहीं कर सकते, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट एक हद तक बढ़ता है। उसके बाद आप कंसंट्रेशन डिफरेंस इंक्रीज चाहे करते जाएं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक हद तक बढ़ सकती है, एक मैक्सिमम लिमिट है उसकी, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। जबकि सिंपल डिफ्यूजन जितनी चाहो ज्यादा कर लो। ये वो बात है जो उन्होंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ली। फिर वो मजीद एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि प्रोटीन्स हो गई, अमाइनो एसिड हो गई, ये आपकी बॉडी के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। खासतौर पे ग्लूकोज के उन्होंने बताया कुछ तकरीबन 14 तरह के आपके पास प्रोटीन चैनल होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसफर, कैरियर प्रोटीन होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करते हैं, 14 तरह की। उनमें से एक जो है जिसको हम GLUT4 कहते हैं, उसको इंसुलिन रेगुलेट कर रही होती है। यानी एक प्रोटीन चैनल जिसको जो ग्लूकोज को पास करवा रही है उसको रेगुलेट कौन कर रही है, इंसुलिन। इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर चेक कर सकती है। वो सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर आता है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम फैक्टर्स वैसे ना पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट फैक्टर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपको याद होगा यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो ये जो ग्रीन हाईलाइट हुआ है ये आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 की वीडियो में। अब थोड़े से डिफरेंट फैक्टर्स है। पहला फैक्टर कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगी, डिफ्यूजन ज्यादा होगी, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसमें हम न्यूक्लियस पोटेंशियल को देखते हैं। ये चीज क्या है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसमें दोनों साइड पे मेम्ब्रेन के देखें आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पूछे तो वो किसी किस्म की डिफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। हमने क्या किया, हमने मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज दे दिया, यहाँ से मेम्ब्रेन को हल्का हल्का पॉजिटिव कर दिया और यहाँ से मेम्ब्रेन को हमने इस साइड से नेगेटिव कर दिया। अच्छा, अब अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पूछे वो कह रही है कोई जरूरत नहीं है किसी डिफ्यूजन की। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से पूछे तो वो कहेगा यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहेगा कि इन आयंस को यहाँ पे मूव करना चाहिए, शदीद जरूरत है मूवमेंट की। तो यहाँ से आयंस यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये आयन मिटा के यहाँ पे बन गया, एक और आयन मिटा के यहाँ पे बन गया। अब अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पूछें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा कि थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेगा कि यार यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ होनी चाहिए है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से पूछेंगे तो वो अभी भी यही कह रहा है कि डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आयंस यहाँ से यहाँ मूव होते जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा बोलना शुरू कर देगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो कंसंट्रेशन वाले भाईजान ज्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। फोर्स बढ़ने का मतलब है कि वो इस तरफ आयंस को भेजने के लिए ज्यादा इंतजार करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे नेगेटिव आयंस यहाँ पे आते जाएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाले भाई को ज्यादा तसल्ली होती जाएगी। तो एक वक्त आएगा, मिसाल के तौर पे एक और आयन जब यहाँ पे ट्रेवल कर गया, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फोर्स बराबर हो गई है, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कह रहा है कि यहाँ पे भेजो और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह रहा है कि यहाँ पे भेजो, तो दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल हो गई, तो डिफ्यूजन खत्म, कोई डिफ्यूजन नहीं हो रही क्योंकि दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल होगी ना। लेकिन अगर देखो तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ईएमएफ तो क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे कम नेगेटिव आयंस है। हो सकता है कि एक कोई यहाँ पे -5 मिलीवोल्ट या यहाँ पे +5 मिलीवोल्ट एक ईएमएफ जनरेट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है किसी भी मेम्ब्रेन पे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उसके अक्रॉस क्या ईएमएफ होगा, ये हमें नर्स इक्वेशन बताती है। ये देखिए हमारे पास गाइडर में ये जो आपके पास नर्स इक्वेशन है यही बता रही है कि ईएमएफ जो है वो डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन 2, यानी दोनों साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और ये उसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में क्या ईएमएफ डेवलप होगी, तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो गाइडर का डायग्राम है वो ये है, ये आप देख सकते हैं कि पहले इस डायग्राम में देखें तो दोनों साइडों पे एक ही कंसंट्रेशन थी आयंस की, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन के ऊपर चूंकि चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये देख रहे हैं ना ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो आयंस ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना शुरू कर दिया, करते गए हत्ता कि यहाँ बहुत थोड़े से रह गए, यहाँ ज्यादा, ये देख रहे हैं थोड़े से रह गए, यहाँ पे ज्यादा आ गए, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ बहुत थोड़े यहाँ बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना शुरू हो गए, और एक पर्टिकुलर ईएमएफ यहाँ पे मौजूद है। अब तो ये चीज यहाँ पे आपने डिस्कस कर ली। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करता हूँ। ये कंसिडर करें आपके पास एक बीकर मौजूद है, ये दरमियान में इसके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दोनों साइड पे सोल्यूशन है, दोनों साइड्स के सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बराबर है, कोई डिफ्यूजन इस वक्त नहीं हो रही, ठीक। हमने क्या किया, इस हाफ पे यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया और इसके ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया। अब इस साइड के फ्लूइड के ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो इधर अप्लाई होने वाले प्रेशर की वजह से यहाँ से पार्टिकल्स थोड़े बहुत यहाँ डिफ्यूज कर जाएंगे कि यार इतना इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इतनी इधर फोर्स आ रही है, तो इस फोर्स की वजह से पार्टिकल यहाँ मूव कर जाएंगे। तो प्रेशर की वजह से आप देखते हैं कि डिफ्यूजन इंक्रीज कर गई। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका लेवल थोड़ा बहुत डिक्रीज कर जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और ज़ाहिर है इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त अब आप देखें तो लेवल तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आना चाहिए, लेकिन प्रेशर की वजह से, इस अप्लाई होने वाले प्रेशर की वजह से आयंस यहाँ से यहाँ चले गए हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा था मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने मेम्ब्रेन पे पहले पैराग्राफ में जब हमने मेम्ब्रेन पे चार्जेस दिए तो मूवमेंट जबरदस्ती हो गई। इसी तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा था डिफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने एक साइड पे प्रेशर अप्लाई किया तो भी डिफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीज आगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में दोबारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ये देखिएगा ऑस्मोसिस अक्रॉस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये चीज ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर की डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें भी। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम ये गाइडर के डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की इस साइड पे वाटर मौजूद है और इस साइड पे NaCl का सोल्यूशन मौजूद है। इस साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड पे कंसंट्रेशन कम है। होना क्या चाहिए, NaCl को यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए ताकि दोनों जगह पे कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ठीक बात है। लेकिन ये मेम्ब्रेन ऐसी है कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस NaCl जा ही नहीं सकता, ठीक है। NaCl की कंसंट्रेशन तो यहाँ पे ज्यादा थी और यहाँ पे कम थी, तो वो यहाँ से यहाँ मूव करता है। अगर मैं आपसे वाटर की कंसंट्रेशन पूछूं तो वाटर तो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, जाहिर सी बात है, ये है ही प्योर वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, इसको हम नाम देंगे ऑस्मोसिस। अगर सोल्यूशन देखा जाए तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जाहिर बात है NaCl सोल्यूशन। तो फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाटर चला जाता है, ताकि मोर कंसंट्रेटेड को भी जाके डाइल्यूट करे, इसकी भी कंसंट्रेशन को कम करे और दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो जाए। तो वाटर की ये जो मूवमेंट है, ये वाटर की जो डिफ्यूजन है, इसको हम नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, अगर वैसे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखी जाए तो फ्रॉम
लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाटर जाएगा। लेकिन अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन कहूँ तो वाटर तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। या देखो सारी सी बात है, अगर एक सोल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है तो वो सोल्यूशन सोल्यूट के हिसाब से हम कहेंगे बहुत कंसंट्रेटेड है, और वाटर थोड़ा है उसमें, जाहिर सी बात है जब सोल्यूट होता है तो वाटर तो थोड़ा है ना, तो वाटर की उसमें कंसंट्रेशन कम है। ऑलराइट जी, तो यही मेरे डायग्राम उन्होंने यहाँ पे सारे पैराग्राफ पर डिस्कस की हुई थी। आगे हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। अब वाटर के मूवमेंट की वजह से ना एक प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है। वो पहले डेफिनेशन पढ़ ले, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके लिए इधर गाइटर के अंदर भी एक डायग्राम बनाई हुई है, बड़ी जबरदस्त डायग्राम है, ये देखें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे आपके पास सोल्यूशन जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और एक साइड पे प्योर वाटर है। ठीक, अब ये इस तरह से कैसे बनी है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे शो करता हूँ। लो जी, ये देखो जी, इसमें ये आगे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसकी एक साइड पे प्योर वाटर है और एक साइड पे सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप प्रेशर डिफरेंस से पूछें तो यहाँ का भी यहाँ से भी उतना ही, ये भी इतना ही फ्लूइड है, तो प्रेशर दोनों साइडों पे सेम है। ठीक, लेकिन अगर कंसंट्रेशन देखें, जाहिर बात है यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है। होना का चाहिए रेड पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करना चाहिए, लेकिन इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस रेड पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं कर सकते। ये मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है, पार्टिकल्स के लिए परमेबल नहीं है। तो क्या होगा, वाटर का ऑस्मोसिस होगा इस तरफ से इस तरफ, ऐसे ही है। अच्छा, वाटर का जब ऑस्मोसिस होना शुरू होगा तो इस साइड पे लेवल डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा वाटर का। लो जी, इतना सा रह गया, और इस साइड पे लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे चला गया। अब देखो तो यहाँ पे चूंकि वाटर का लेवल इंक्रीज कर चुका है तो इस साइड पे एक प्रेशर भी आ गया है। जब ज्यादा वाटर होगा तो एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना यहाँ पे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अब प्रेशर भी आ गया है, यहाँ पे प्रेशर नहीं है। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑस्मोसिस के मुताबिक वाटर को मजीद इस साइड पे मूव करना चाहिए, जबकि प्रेशर के मुताबिक वाटर को यहाँ पे मूव करना चाहिए। समझ आ रही है बात की? आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वाटर मूव करता जाएगा तो ऑस्मोसिस तो होती चली जा रही है, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस भी इंक्रीज करता जा रहा है, एक टाइम आएगा कि प्रेशर का डिफरेंस इतना इंक्रीज कर जाएगा कि वो ऑस्मोसिस को रोक देगा। बस ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा पानी यहाँ पे चला जाए, भाई सारा ही चला गया और इधर इतना ढेर सारा डेवलप हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक सर्टन प्रेशर डिफरेंस जब हो जाएगा, मिसाल के तौर पे जब पानी का लेवल यहाँ पे आ गया और यहाँ तक चला गया, तो इतना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस जब हुआ तो इसने कहा भाई बस अब मजीद मैं नहीं आने दूंगा वाटर को। तो ये वो वाला प्रेशर डिफरेंस जिसपे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज्यादा ऑस्मोसिस हो रहा होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ये तो सोल्यूशन था ना, इसमें काफी सारे पार्टिकल्स मौजूद थे। अब अगर इस सोल्यूशन में इतने सारे रेड वाले पार्टिकल्स होने की बजाय बस 3-4 रेड वाले पार्टिकल्स ही होते तो क्या होना था, वाटर ने बस थोड़ा बहुत ही मूव करना था, ऑस्मोसिस को इतना जज्बा ऑस्मोसिस का नहीं होना था इसके अंदर, बस लेवल यहाँ वाला इतना होना था और यहाँ वाला लेवल इतना होना था, इतना सा लेवल प्रेशर डिफरेंस आना था। तो वाटर ने नहीं करना था, बस ठीक है 3-4 पार्टिकल है, उसके लिए मजीद ऑस्मोसिस क्या करना, प्रेशर डिफरेंस इतना डेवलप हो चुका है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता। इसी तरह अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आइंस बहुत ज्यादा होते तो वाटर कहता है यार ऑस्मोसिस बहुत जरूरी है भाईजान, प्रेशर डिफरेंस आप थोड़ा अभी सब्र करो, तो प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा ढेर सारा डेवलप हो जाता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है अगर ऑस्मोसिस की टेंडेंसी ज्यादा हो। ठीक है, ये वाला को समझ में आ गई होपफुली। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं इंक्रीज करूंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अलबत्ता मैस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने से ऑस्मोटिक प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो ये देखें, ये वाला पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो होती है mv²/2। ठीक है, अगर आप मैस ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दूंगा तो मैस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन साथ साथ वेलोसिटीज डिक्रीज कर जाएंगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तकरीबन बराबर ही रहेगी। तो ऑस्मोसिस तो या डिफ्यूजन शुरू में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स से काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही होती है, तो ऑस्मोसिस भी उसी वजह से हो रही होती है।
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही होती है। जाहिर बात है वाटर यहाँ से वहाँ मूव कर जाता है। खैर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने से ऑस्मोसिस का प्रेशर इंक्रीज होता है, ये ऑस्मोसिस इंक्रीज होती है। मैस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने से ऑस्मोसिस को फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सिंपल चीज थी, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट हम यूनिट की तरफ आते हैं ऑस्मोलैरिटी के। ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोलैरिटी कोई और चीज है और ऑस्मोलैरिटी कोई और चीज है। यहाँ पे देखें एल आ रहा है ऑस्मोलैरिटी और यहाँ पे आर आ रहा है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अब हम इसको पहले ऑस्मोलैरिटी को पढ़ लेते हैं। ऑस्मोल बेसिकली होता क्या है? असल में बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल से फर्क पड़ता है और मैस ऑफ पार्टिकल से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए अगर मैं आपको बताऊं कि 1 ग्राम पार्टिकल्स है पर लीटर या 10 ग्राम पार्टिकल्स है पर लीटर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किए हैं या मैस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किए हैं। तो इसलिए आप बता नहीं सकोगे कि ये जो ऑस्मोसिस है ये इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहले 1 मोल पार्टिकल्स पर लीटर थे, अब 2 मोल पार्टिकल्स पर लीटर हो गए, तो आपको डेफिनेटली नंबर इंक्रीज करके डेफिनेटली ऑस्मोसिस इंक्रीज करेगा। तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पर किलोग्राम ऑफ वाटर देखते हैं। ठीक है, तो ये बस एक यूनिट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर। और उन्होंने आपको बताया हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इतना ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस होता है 300 मिली मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर है। अब मिली आपको पता है, डेफिनेटली बात है, मिली लगा लेंगे तो 1000 पे उसको डिवाइड कर देंगे, कोई ऐसी उसमें डिफिकल्टी नहीं है। आगे आते हैं रिलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जाहिर सी बात है, अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ आयंस का डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस ज़्यादा होगा। तो इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर की वजह से 19.3 mmHg ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक, बॉडी के अंदर कितने थे? 300 मिली ऑस्मोल। तो 300 मिली ऑस्मोल की वजह से तकरीबन 5790 mmHg ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसमें भी मतलब सिंपल चीज़ है, कैलकुलेशन के मुताबिक तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 5790 ही होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ये 5500 होता है। उसकी वजह यह है कि जो पार्टिकल ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज कर रहे होते हैं उन पार्टिकल्स में आपस में भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से वो ऑस्मोसिस को उस तरह से कॉज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया कि आपका सोडियम और क्लोराइड जो है ये आपस में इनकी थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है। जाहिर बात है, जब आपस में अट्रैक्शन होती है तो दोनों की वेलोसिटी थोड़ी बहुत ही कम हो जाती है और एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और यहाँ हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका मोशन होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी और उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमने देखा एक्चुअल में थोड़ा सा कम होता है। कैलकुलेटेड वैल्यू का 0.93 टाइम्स होता है ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड में आ जाती है द टर्म ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी थी मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, जबकि ऑस्मोलैरिटी है मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ज़्यादा एक्यूरेट अगर देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए तो वो तो पर किलोग्राम ही है, यानी ऑस्मोलैरिटी ही है। लेकिन चूंकि कन्वीनियंट ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है तो हम ऑस्मोलैरिटी को यूज़ करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ में। तो यहाँ तक पार्ट 2 की वीडियो कंप्लीट होती है। आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।